वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन से पॉइंट ज़रूरी लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर को किस तरह से लिखना है। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बच्चों, बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 10 का नाम है मिर्ज़ा गालिब और इसके मुसन्निफ़ हैं इब्राहिम यूसुफ़। तो ये चैप्टर इब्राहिम यूसुफ़ के ज़रिए लिखा गया एक ड्रामा है। अगर ये चैप्टर एक ड्रामा है तो ड्रामे से मुतालिक सवाल जवाब भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ड्रामे की डेफिनेशन, इससे मुतालिक अहम सवाल तो आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे पहले वो बता देती हूँ। सभी बच्चे जानते होंगे कि ड्रामा क्या है, स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि ड्रामा अदब की यानी कि उर्दू लिटरेचर की एक अहम सिन्फ यानी कि प्रकार है। सिन्फ कहते हैं प्रकार को। इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की गई हैं, मगर इसकी एक सादी सी तारीफ़ ये है कि ड्रामा किसी किस्से या वाक़ये को अदाकारों के ज़रिए नाज़रीन यानी कि व्यूवर्स के रूबरू अमलन यानी कि एक्ट के ज़रिए पेश करने का नाम है। क्या है? ड्रामा किसी किस्से या किरदार को अदाकारों के ज़रिए नाज़रीन के रूबरू अमलन पेश करने का नाम है। इससे वाज़ह हुआ कि ड्रामा अफसाने की तरह सिर्फ लिखे या पढ़े जाने तक ही महदूद या सीमित नहीं होता है। इसके लिए पेशकशी यानी कि हाज़िरी ज़रूर होती है, क्योंकि इसको एक्ट के ज़रिए कर दिखाया जाता है। ड्रामा मुकम्मल तब होता है जब इसे अमलन स्टेज के ऊपर कर दिखाया जाता है। नावल और अफसाने की तरह ड्रामे में भी प्लाट, किरदार, मकालमा और कोई ना कोई मरकज़ी ख़याल ज़रूर होता है। याद रखेंगे कि नावल और अफसाने की तरह ड्रामे में भी प्लाट, किरदार, मकालमा और कोई ना कोई मरकज़ी ख़याल ज़रूर होता है। तो ड्रामे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ट्रेजिडी यानी कि अलमिया और तरबिया यानी कि कॉमेडी। याद रखोगे कि ड्रामे को दो हिस्सों में बांटा गया है, अलमिया और तरबिया। तो उर्दू ड्रामों की इब्तिदा यानी कि शुरुआत 1844 से 1855 के दौरान वाजिद अली शाह की ड्रामाई पेशकश और अमानत इमदादी लाल की इंद्र सभा से लखनऊ में हुई थी। याद रखोगे कि ड्रामे की शुरुआत कब हुई थी? 1844 से 1855 के दौरान वाजिद अली शाह की ड्रामाई पेशकश और अमानत इमदादी लाल की इंद्र सभा के लखनऊ से हुई थी, मगर इसे उरूज पारसी थिएटर की वजह से हासिल हुआ था। ड्रामे ज़्यादा किस वजह से मशहूर हुए थे? पारसी थिएटर की वजह से हुए थे। जिस ज़माने में लखनऊ और इसके गिर्द दोनों में इंद्र सभाओं की धूम मची हुई थी, किस वक्त? जब लखनऊ के अंदर इंद्र सभा की धूम मची हुई थी, उसी ज़माने में मुंबई में मगरिबी असरात के तहत एक नए किस्म का ड्रामा वजूद में आ रहा था और इस ड्रामे को पारसी थिएटर का नाम दिया गया था। पारसी थिएटर के ड्रामे इब्तिदाई ड्रामों की तरह मुनज़्ज़म होते थे। इनमें रक़्स, मौसीकी यानी कि म्यूज़िक, गानों का इस्तेमाल भी वैसा ही था, मगर पेशकश का अंदाज़ इब्तिदाई यानी कि पहले की ड्रामों से पारसी ड्रामों का पेशकश का अंदाज़ अलग था। अब स्टेज की पिछली दीवार पर सीनरियों वाले पर्दे लगाए जाने लगे थे। हर ज़ेली सीन पर पर्दा गिरने और उठने लगा था। स्टेज पर तरह तरह की मशीनों का इस्तेमाल होने लगा था। मकालमों में धीरे धीरे नज़र का इस्तेमाल बढ़ने लगा था और गाने कम कर दिए गए थे। फोकी फितरी वाक़ियात और किरदारों की बजाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर ड्रामे कर दिखाए जाने लगे थे। तो बच्चों, इस तरह से ड्रामे की पूरी ही डेफिनेशन मैंने आपको पढ़कर बता दी है कि ड्रामों की शुरुआत कब से हुई थी और किस वजह से ड्रामे मशहूर हुए थे पारसी थिएटर की वजह से। अब बच्चों, मुसन्निफ़ का इंट्रो है, ध्यान से सुनेंगे। इब्राहिम यूसुफ़, इनकी पैदाइश 1925 में हुई थी और इनका इंतकाल 2001 में हुआ था। इब्राहिम यूसुफ़ की पैदाइश भोपाल में हुई थी। इन्होंने उर्दू और सियासत में विक्रम यूनिवर्सिटी से MA और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BEd किया था। हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल के प्रिंसिपल के ओहदे पर भी फाइज हुए थे। सूखे दरख्त, तंज़िया ड्रामे, धुएं के आंचल और 5-6 ड्रामे इनके ड्रामों के मजमूओं के नाम हैं। क्या क्या? सूखे दरख्त, तंज़िया ड्रामे, धुएं के आंचल,
5-6 ड्रामे इनके ड्रामों के कलेक्शन के नाम हैं। इन्होंने एक कदीम ड्रामा सूलत आलमगिरी भी तरतीब दिया था। इनका एक नावल आबले और मंजिलें भी शाया हो चुका है। इन्होंने एक नावल भी लिखा है जिसका नाम आबले और मंजिलें भी हैं। अदबी खिदमात के एतराफ़ में इनको इकबाल सम्मान, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का मीर तकी मीर अवार्ड और गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया है। हिंदी अदब की तारीख़ और इंद्र सभाएँ भी इब्राहिम यूसुफ़ की मशहूर तसानीफ़ हैं, यानी कि मशहूर लेखों के नाम हैं क्या क्या? हिंदी अदब की तारीख़ और इंद्र सभा भी इब्राहिम यूसुफ़ की मशहूर तसानीफ़ और लेखों के नाम हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है मिर्ज़ा गालिब। तो इस ड्रामे के अंदर जिस टाइम पर अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे शासन किया करते थे, तो उस टाइम पर दिल्ली की क्या स्थिति थी, उन सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से दिल्ली का तख्ता पलट किया था, किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म किए थे। तो यहाँ पर इस चैप्टर को ड्रामे के ज़रिए दिखाया गया है, ड्रामे के ज़रिए लिखा गया है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि मिर्ज़ा गालिब परेशानी के आलम में गाँव तकिए से लगे बैठे हैं और पेशवान से कश लगा रहे हैं, यानी कि हुक्का पी रहे हैं। उमराव जान यानी कि उनकी बेगम झुंझलाती हुई दल्लान में दाखिल होकर बोलेंगी, इन साहबजादे ने नाक में दम कर रखा है, यानी कि अपने बेटे के बारे में बोली। गालिब ने पूछा कि अरे भाई, आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं, क्या बात हो गई है? बेगम ने जवाब दिया कि साहबजादे बस जिद हैं कि मीठा पानी पिएंगे। कल बारिश के वक्त एक घड़ा जमा किया था, वो आपके लिए रख दिया है। गालिब ने कहा कि बारिश का पानी ही तो है, दे देती, इसमें इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत थी? बेगम ने कहा कि आपकी इन बातों ने इन्हें और ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया है। गालिब बोले, बेगम सोचो, अब वो हमसे ज़िद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? गालिब ने बात का रुख मोड़ते हुए पूछा कि नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ान ने आपके वजीफ़े के रुपये भेजे कि नहीं भेजे? वो तो हमेशा वक्त पर रुपये भेज देते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी बेगम से क्या पूछा कि बात का रुख मोड़ते हुए कि नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ने आपके वजीफ़े के रुपये भेजे कि नहीं? वे हमेशा वक्त पर पैसे भेज देते हैं। ना मालूम किस वजह से इस बार देर हो गई। अगर 2-1 रोज़ में रुपए ना आए तो बस अल्लाह मालिक है। तोशा खाने में भी अब कुछ नहीं है, यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं है। गालिब ने मुस्कुरा कर कहा कि बेगम, क्या ही अच्छा हो कि आप इस परेशानी के आलम में नकली रुपए रखना शुरू कर दें। मजाक किया उन्होंने अपनी बेगम से। मगर मेरा और साहबजादे का क्या होगा? इसके अलावा घर में कल्लू, कल्याण, नियाज़ अली, इज़ार और वफ़ादार सभी तो हैं। ये किस वजह से भूखे मरेंगे? बेगम ने कहा कि ये अब बच्चे नहीं रहे। कल्लू खबर जब ही एकदम से कल्लू आता है और ख़बर लेकर आता है कि सरकार, शहर में धाएं धाएं गोलियां चल रही हैं। गालिब ने पूछा कि मिर्ज़ा यूसुफ़ की भी कोई ख़बर है? कल्लू ने कहा कि शहर में क़यामत बर्पा है। मेरे लाख कोशिश करने के बाद महाराजा पटियाला के आदमियों ने मुझे दूसरी तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं जानता। सरकार, कुछ गोरे दीवार फांदकर अंदर घुस आए हैं। थोड़ी देर में 3 घोड़े और 3 हिंदुस्तानी सिपाही अंदर दाखिल होकर गालिब से पूछते हैं कि तुम ही मिर्ज़ा नौशा हो? क्या पूछते हैं? तुम ही मिर्ज़ा नौशा हो? वो ही बादशाह की गज़लें बनाता था। गालिब ने जवाब दिया, मैं ही ये मज़दूरी करता था। दूसरे गोरे ने पूछा, मज़दूरी करता था या उसका नौकर था? गालिब ने कहा, इसे मज़दूरी समझो या नौकरी, मगर इस फितने या शुभ में, यानी कि इस हंगामे के आलम में मैंने किसी मसलिहत में, यानी कि किसी भी बात में दखल नहीं दिया है। मैं हर हंगामे से दूर हूँ। मिर्ज़ा ने अपनी सफाई देते हुए सिपाहियों से कहा। दूसरा गोरा कहता है कि हम कैसे यकीन करें कि तुम दिल्ली के बादशाह के वफ़ादार नहीं हो? गालिब ने कहा, ना मैं कालों के ज़माने में कहीं गया और ना गोरों के ज़माने में, घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ, और मैं तो यहाँ पर कर्नल ब्राउन के हुक्म से यहाँ रह रहा हूँ। गोरा गालिब को कर्नल ब्राउन के पास ले जाता है। ब्राउन के पास कल्याण घर में दाखिल होकर उमराव बेगम के दुख के साथ ये ख़बर सुनाता है कि गालिब को कुछ गोरे सिपाहियों के साथ उनके कैंप की तरफ ले जाते हुए देखे गए हैं। उमराव बेगम
परेशानी के आलम में बैठ जाती हैं कि थोड़ी देर बाद मिर्ज़ा गालिब आकर बताते हैं कि उनको कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया गया था। उसने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? मैंने जवाब दिया कि आधा। तो जवाब सुनकर गालिब को रिहा कर दिया गया और बेगम साहिबा ने 2 नफिल शुक्राने के अदा किए। फिर कल्याण ने इत्तला दी कि मियाँ काले साहब की हवेली को घोरों ने गिरा दिया है, ढा दिया है। गालिब ने ठंडी आह भरी और कहा कि हवेली तो क्या, सारा शहरी अब खंडर बन गया है। अगर कोई सयाह यानी कि टूरिस्ट आए तो दरिया चावड़ी, अजमेरी दरवाज़े का बाज़ार, उर्दू बाज़ार, बिलाकी बेगम का कूचा, खान दरवाज़े का बाज़ार गिनता फिरेगा और कहेगा कि शहर को दिल्ली वाले आलम इंतखाब में कहते हैं। मियाँ काले साहब की हवेली को ढाने की खबर सुनकर बेगम ने कहा कि मैंने अपने ज़ेवरात और कीमती कपड़े मियाँ काले खां की हवेली में ये सोचकर शिफ्ट कर दिए थे, मुंतकिल कर दिए थे कि वे मजहबी आदमी हैं, उनसे पूछ नहीं होगी। इस परेशानी के आलम में कल्लू आकर ये खबर देता है कि मामा और मुलाजिम को परेशान कर रखा है गोरों ने। जब गोरों की आवाज़ें सुनते हैं तो घर से बाहर तशरीफ़ ले आते हैं। कल रात कुछ गोरे घर में घुस आए। मामा और मुलाजिम के गिड़गिड़ाने पर तो उन्हें कुछ नहीं कहा, मगर कुछ उनका सामान ले गए हैं। इतने में मिर्ज़ा यूसुफ का नौकर आकर ख़बर देता है कि हुजूर सरकार, एक गोरे को गोली से। नौकर ने इतना ही कहा कि गालिब समझ गए कि शहीद हो गए हैं हादसे की वजह से। नौकर ने बताया कि गोरे गली में, हादसे की क्या वजह बताई नौकर ने, कि गोले गली में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और सरकार बाहर जाने लगे। मेरे बहुत रोकने पर भी वह मुझसे काबू ना हुए और बेकाबू होकर बाहर चले गए और गोरों ने धाए धाए गोलियां चला दी। गालिब परेशानी के आलम में थे कि मोहल्ले वालों को जमा करूं तो ऐसे नाजुक हालत में कौन आएगा। जान सबको अजीज़ है। एक सिपाही और चंद लोग अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं कि खुदा उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। यानी कि यहाँ पर मिर्ज़ा यूसुफ की मौत पर गम जाहिर किया जा रहा है। दूसरे शख्स ने तसल्ली देते हुए कहा कि हमसे जो कुछ बनेगा हम ज़रूर करेंगे, मगर इस वक्त आपका घर से निकलना ठीक नहीं है। ऐसे हालत में कफन दफन का इंतज़ाम करना भी मुश्किल था। घर से सफ़ेद चादरें मंगाकर कफन का इंतज़ाम किया गया। बेगम की आंखों में आंसू देखकर गालिब ने कहा कि बेगम, ना ये शुक्र और ना शिकायत का मकाम है। अफसोस के आलम में मिर्ज़ा साहब गांव तकिए से लग कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अरे मिर्गे नागहा, तुझे क्या इंतज़ार है। तो बच्चों, यहाँ से मैंने आपको पूरा ही चैप्टर पढ़कर बता दिया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। कल्लू ने शहर का क्या हाल बयान किया। कल्लू ने शहर का हाल बयान करते हुए कहा कि शहर में क़यामत मची हुई है, धाएँ धाएँ गोलियाँ चल रही हैं, हर तरफ कत्ल व गारतगिरी का बाज़ार गर्म है। गोरे लोगों पर जुल्म करके हर तरफ फसाद बर्बाद कर रहे हैं। नौकर ने मिर्ज़ा यूसुफ के हालत किस तरह बयान किए थे गालिब से। तो नौकर ने मिर्ज़ा यूसुफ की हालत बयान करते हुए कहा कि मामा और मुलाजिम को परेशान कर रखा है। गोलियों की आवाज़ सुनते ही घर से बाहर तशरीफ़ ले आते हैं। कल रात कुछ गोरे घर में घुस आए। मामा और मुलाजिम के गिड़गिड़ाने पर तो कुछ नहीं किया, मगर कुछ सामान ज़रूर उठाकर ले गए हैं। दिल्ली को आलम में इंतखाब पर कहने पर गालिब ने मजाक क्यों उड़ाया है। दिल्ली को दिल्ली वाले हिंदुस्तान का दिल कहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के मनहूस कदम पड़ते ही दिल्ली तबाह व बर्बाद हो गई थी। शहर में क़यामत बर्पा होने की वजह से सारा शहर खंडर हो गया था। ये देखकर गालिब ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर कोई सयाह यहाँ आ जाएगा तो उसे उजड़ी हुई दिल्ली देखकर कहेगा कि दिल्ली वाले इस खंडर को आलम में इंतखाब कहते हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा यूसुफ की मौत पर गालिब को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मिर्ज़ा यूसुफ की मौत पर अंग्रेज़ों की अंधाधुंध गोलियां चलाने से हुई थी। ऐसे नाजुक हालत में कोई उनका साथ ना दे सका। सबको अपनी जान अजीज़ थी। पल भर के लिए भी घर से निकलना ख़तरे से खाली ना था, इसलिए गुस्ल के फ़राइज़ उनके हमसायों ने ही अंजाम दिए और घर की सफ़ेद चादर से ही उनका कफन तैयार किया गया था। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।